नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी साथी लाइव सेशन से जुड़ जाइए। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, यानी जो क्वेश्चन के जो पेपर हैं, जैसे मान लीजिए आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से, उसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और जितना जल्दी हो सके आपके जितने भी दोस्त मित्र भाई हैं, आप सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिस भी दोस्त मित्र भाई को मिशन वर्दी यानी वर्दी की पहचान चाहिए, यानी अपना वर्दी का जुनून चाहिए, स्टार चाहिए, तो भाई वो इस बैच से जुड़े और आपको एक अच्छा, एक बेहतरीन सेशन मिलेगा साथियों, जिसमें का नाम है मिशन वर्दी काम्बो बैच, जिसमें आपको यूज कोड करना है वर्दी गेट 60%। और आपको यह ऑफर दिमाग में रख लीजिएगा कि यह लॉन्च ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है साथियों। इसकी प्राइस तो 35 है, यानी कि 3500 रुपए के आसपास पड़ेगी, लेकिन अभी अगर आप इसको लेते हैं तो आपको महज 1400 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 14,000 का मिलेगा। प्री बुकिंग स्टूडेंट के लिए, यानी जो पहले से बच्चे बुकिंग करेंगे उनके लिए 1300 में, कितने में? 1300 में मिलेगा। तो आप इस वर्दी का बैच से, यानी कि इस बैच से आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और आइए और आगे चलते हैं। क्या क्या इसके थोड़े से बेनिफिट है बता देते हैं आपको। बेनिफिट में जैसे मान लीजिए साथी, इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। 1200 लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, 30 मार्क टेस्ट में मिलेंगे, 30 प्रीवियस ईयर के पेपर इन क्विज फॉर्मेट मिलेंगे, 50 पीवाई की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगा और 5 प्रैक्टिस क्विज भी मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? 1200 पीडीएफ क्लासेज मिलेंगे। और क्या मिलेगा? डाउट सेशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा 2500 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर के मैगजीन भी मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? लाइव फाउंडेशन क्लासेस भी मिलेंगे। तो इन्हें इतनी चीजें मिल रही हैं, तो आप एक बार जरूर इस बैच को ज्वाइन करिएगा और आपको सारी चीज आपको देख सकते हैं, क्या क्या कितने का प्राइज मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग 56 क्वेश्चन कर चुके थे और 56 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आज से करेंगे 57 नंबर पे। कितने पे करेंगे? 57 नंबर पे करेंगे। और 57 नंबर पे ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जो क्वेश्चन था उस दिन हम लोग यही पढ़े थे कि स्वच्छ क्षेत्र में किसी सब स्टेशन का इंसुलेटर के बीच में प्रीपिच की दूरी कितनी होती है। तो उस दिन हम लोग पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे। और आज एग्जामिनर आपसे पूछा है कि अगर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटर की निर्धारित किम्पेच की दूरी कितनी होती है। तो स्वच्छ वाले हमने पढ़ा था 1600 mm होता है, यानी 1600 कह रहा हूं, 16 mm होता है ना। तो इसका कितना होगा? 57 का। 57 कैसे बताइएगा? ठीक है, तो अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में बताइएगा जरा क्या होगा। तो साथियों मैं बता दूं कि ये जो क्रीपेज दूरी होती है, यह मौसम के ऊपर डिपेंड भी करती है कि मौसम का कैसा है। तो जैसे साथियों मैं बता दूं आपको कि जो क्रीपेज दूरी होती है, यानी कि जो मैं लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या नाम है, ये क्रीपेज दूरी, यानी जो क्रीपेज दूरी है, यह क्रीपेज जो दूरी होती है, यह मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। किस पे? मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है ना। इस चीज को भी थोड़ा सा नोट करिएगा। जो क्रीपेज दूरी होती है मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, और किस पे निर्भर करता है? आप कह सकते हैं कि लगभग ये मान के चलिए कि जो खराब, यानी कि जब खराब जब मौसम होता है तो वह उस समय इसकी जो mm होती है वह 25 mm से लेकर यानी कि 25 mm पर kV होती है ना। तो 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 57 क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
57 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर सवाल है कि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 200 वोल्ट 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है। बताइए जरा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर दीजिएगा 58 का कि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है। निम्न तनाव, मध्यम तनाव, उच्च तनाव, अतिरिक्त उच्च तनाव, क्या होगा बताइए जरा। देखो भाई 230 वोल्ट के लिए क्या होगा, तो 230 वोल्ट के लिए जो साथियों आपका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि क्या, निम्न तनाव वाला यानी लो टेंशन वाली लाइन। ये तो आसान सवाल है भाई, है ना। इसको तो हमारा हर एक बच्चा उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा एकदम, तुरंत लगाएगा थार थार थार, यानी कि एकदम सब एकदम सही, है ना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा कि हमारा बच्चा जो होगा 58 का ये वाला ऑप्शन है ना, कि यानी ये वाला को तुरंत आप गोला करिएगा कि भैया ये रहा बी वाला, ये सी, तो सी तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्या होगा, ए होगा। मध्यम तनाव को आपको पता है कि 650, कितना 650 वोल्ट। उच्च तनाव तो आपको पता है कि 11 केवी, 11 केवी से आप 33 केवी तक भी जा सकते हैं ना। और अतिरिक्त वाला 33 केवी से अप तक, 33 केवी से ऊपर, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 58 का क्या हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, 58 का फिलहाल अभी आप जो आंसर मारेंगे आप ए मारेंगे। चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोट प्राथमिक वितरण के लिए है। वोल्टेज है ना, या मानक वोल्टेज है, वोल्ट नहीं होगा वोल्टेज होगा, क्या होगा, वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक के लिए क्या सा यूज करते हैं, तो साथियों जो 11 केवी की लाइन होती है वो प्राथमिक वितरण में होती है। 11 केवी की प्राथमिक वितरण केंद्र, वितरण केंद्र, ठीक है। और जो दूसरा बनेगा 440 वोल्ट या आबलिक 230 वोल्ट, यह द्वितीयक वितरण, कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक वितरण लाइन, द्वितीयक वितरण लाइन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा क्या बना, आप कह सकते हैं 132 केवी, यानी जो 132 केवी, जरूरी नहीं 220 भी कर सकते हो, ये तो कोई भी हो सकता है ना, 400 केवी भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 765 भी कर सकते हो। ये प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन में आता है, किसमें आता है, प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन, प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन में आता है। ठीक है, ये प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 33 केवी किस में आता है, तो 33 केवी जो लाइन आती है ये द्वितीयक, किस में आती है, द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन में, द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। इसको नोट कर लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कई चीज आपको मिल जाएगा कि भाई पहला क्या आता है, तो पहला वाला जो होता है 11 के भी प्राथमिक वितरण केंद्र तक, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है जिसे द्वितीय वितरण बोलते हैं वो 440 वाला होता है, ये प्राथमिक आता है, 132 का है, 220 का है, 400 के भी का है, ये प्राथमिक ट्रांसमिशन में आता है। और द्वितीय ट्रांसमिशन किस में आता है, 33 के बी वाले में, है ना। तो जो आंसर आएगा 59 का, फिलहाल अभी ये पूछा क्या अगर आपसे प्राथमिक वोल्टेज, तो प्राथमिक वोल्टेज कितना जाएगा, 11 के बी, कितना जाएगा, 11 के बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कई बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। यानी इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसमें कौन सा जो है जो मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। 132 के बी, 222 के बी, 400 के बी, 750 के बी, या इनमें से कोई नहीं। तो 60वें का आंसर दीजिएगा श्रीमान जी
तो मैं आपको बता दूं कि साथियों जो 132 केवी है, 400 केवी है, 750 केवी है, ये सब वोल्टेज है, लेकिन 222 केवी नहीं है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से 60 नंबर का बी, यानी 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साठ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस परास की बोलता को निम्न बोलता कहा जाता है? यानी कि किस परास की बोलता को निम्न बोलता कहा जाता है? तो साथियों अच्छा सवाल है, आराम से करिएगा। यानी कि इस परास की बोलता को निम्न बोलता कहा जाता है। 1.5 वोल्ट तो होगा नहीं, 230 वोल्ट से आप नीचे आप तो दोगे नहीं, है ना। 230 वोल्ट से तो आप दोगे नहीं, ये भी नहीं होगा। 11,000 वोल्ट से और अगर आप नीचे दोगे तो ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। ये देखिए सही है ना, 600 वोल्ट से नीचे से कम। तो 600 वोल्टेज से जो नीचे का कम जो होगा मान, वो कितना आता है, 230 वोल्ट आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किधर जाएंगे, सी की तरफ। ठीक है, क्योंकि 600 वोल्ट से कम परास का, यानी कि इस वोल्टेज से 600 वोल्ट से कम परास का, है ना, 600 वोल्ट का कम परास का बोलता निम्न बोलता होती है। परास की बोलता निम्न बोलता होती है, निम्न बोलता होती है। तो जो निम्न बोलता होती है वो कितनी होती है, 230 वोल्ट। कितनी होती है, 230 वोल्ट होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा, यानी 61 का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कई हमारे बच्चे एकदम शेर है, एकदम तड़ातड़ जवाब देते जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 62 दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा, है ना, बताइए। और दिए गए वोल्टेज में से कौन सी प्रारूपी टिपिकल जनरेशन वोल्टेज नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा जो प्रारूपी है जो टिपिकल जनरेशन का वोल्टेज नहीं है? देखो भाई, 6.6 केवी तो है, 11 केवी भी है, 132 केवी भी है, और 62 का आपके सामने स्क्रीन पर है। और टिपिकल, अच्छा अच्छा, वोल्ट जो कौन सा ऐसा जो है जो जनरेशन नहीं करता है ना, तो भाई 132 नहीं करता ना, 132 की तरफ नहीं जाएंगे। आप 11 केवी भी कर सकते हैं, 16.5 होता है, लेकिन 22 केवी भी हम मान सकते हैं। तो कुछ जगह इसका डाटा है, लेकिन 132 केवी भी ज्यादा है। 132 केवी का हम जनरेशन नहीं करते हैं। कितना करते हैं, 6.6 केवी कर लेते हैं, 11 केवी कर लेते हैं, लेकिन हम 22 केवी का जनरेशन भी लगभग मान के चलिए 16.5 तो होता ही होता है, 9.9 नहीं होता है। तो फिलहाल अभी 132 की तरफ जाएंगे, तो 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है। यानी अनग्राउंड सिस्टम में कौन सा किया जाता है? तो बताइएगा जरा कि आपका आंसर क्या होगा। 63 का, 63 का आंसर दीजिएगा। तो आपको बता दो कि अंडरग्राउंड केबल में जो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस का मान होता है, यानी इंसुलेशन का, तो वह उसका लेवल जो होता है वह होता है 133%। कितना होता है, 133% होता है। कितना होता है, 133% होता है। तो ये जो यूज करते हैं हम, यानी 133, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट होगा। और कैसे होगा, क्योंकि भूमिगत सिस्टम में, भूमिगत सिस्टम में 133%, यानी 133% इंसुलेशन लेवल ही लेवल वाली केबल इस्तेमाल किया जाता है। लेवल वाली केबल इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर हम मारेंगे 63 का बी, 63 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप बी की तरफ आइए, 64 की तरफ बढ़ते हैं। मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज क्या होती है, 125 वोल्ट से अधिक, शून्य के बराबर, 125 वोल्ट से कम, 125 वोल्ट के समान। कह रहा है एग्जामिनर की मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए जो वोल्टेज होता है वह क्या होता है। तो मध्यम वोल्टेज के लिए जो आपका जो होता है वह आप कह सकते हो कि भाई 125 वोल्ट से कम तो होगा नहीं, शून्य के बराबर होगा नहीं, 125 वोल्ट के समान तो होगा नहीं, तो होगा क्या, 125 वोल्ट से अधिक ही वाले के तो होगा मोर देन 125। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 64 का ए हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आइए 65 की तरफ बढ़ते हैं। और डॉट 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 तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है, किस में किया जाता है ना। तो 65 का आंसर दीजिएगा, 65 का आंसर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों और संचरण के लिए किया जाता है वह तेल रोधित यानी ऑयल सील्डेड। कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका जो ऑप्शन होगा वह डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, है ना, ठीक है। डी क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 65 को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 66 की तरफ बढ़ते हैं। और 66 आपके सामने है कि 11 केवी तक वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा केबल समानता उपयोग होता है। तो साथियों बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि भाई 66 केवी की जो लाइन होती है, यानी कि जो 11 केवी की जो वोल्टेज की लाइन होती है वह हम जो करते हैं वह करते हैं कौन सा, वेल्टेड केबल करते हैं। कौन सा केबल करते हैं, वेल्टेड केबल करते हैं। कौन सा, वेल्टेड केबल करते हैं। और दबाव यानी प्रेशर केबल तो आपको पता है कि 66 केवी से ऊपर या 66 केवी तक हम कर सकते हैं दबाव केबल। बाकी अब आप स्क्रीन केबल को तो आप समझ सकते हो कि 11 केबल तक इसको करते हैं, तो स्क्रीन केबल कहाँ तक करेंगे, 11 से 33 तक भी कर सकते हैं, 11 से कितने तक, 33 तक। तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर होगा वो 66 का ये होगा, 11 केवी पे हम बेल्टेड केबल का यूज करते हैं। चलिए 67 नंबर की तरफ आपके स्क्रीन पर है कि 33 केवी से 66 केवी तक का वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केबल उपयुक्त है। देखिए अब ऑप्शन आ गया, अब इसका जवाब आप दीजिए। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इसको बताएं कि भाई क्या होगा। तो कह रहा है कि 33 केवी से 66 केवी तक वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए कौन सा केबल का यूज करेंगे। तो बेल्टेड तो 11 केवी पे होगा, 11 से 33 हमने कहा था कि भाई स्क्रीन होगा, बचा कौन सा, दबाव केबल। अब दबाव केबल तो हमने कहा कि 66 केवी तक करते हैं, कितने तक, 66 केवी तक से ऊपर का करते हैं। लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो हम क्या करेंगे भाई, इसको करना ही पड़ेगा। तो जैसे वाली स्क्रीन केबल तो हमने बताया ना कि 33 केवी तक ही यूज कर सकते हैं, बेल्टेड केबल 11 केवी तक। तो हम कर रहे हैं क्या, वो से कोई नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन केवल बचा है कौन सा, दबाव केबल। कौन सा, दबाव केबल। ये हो गया आपका 11 केवी, है ना, और ये 33 केवी तक हम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको कहीं कहीं आपको 22 केवी ही मिल जाएगा, है ना। तो ये 33 से 22 केवी तक ही स्क्रीन केबल सीमित रहता है। और आपका ये वाला जो केबल है यानी जो 33 से 66 केवी तक, वो कौन सा होता है, आपका प्रेशर वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए 67 का क्या हो जाएगा, सी। अब आइए 68 की तरफ। 66 केवी तक का वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए केबल में कितने कोर्स का प्रयोग किया जाता है। एकल कोर, कितने कोर्स का नहीं, कोर होता है, क्या होता है, कोर होता है, कोर का प्रयोग किया जाता है। एकल कोर, 2 कोर, 3 कोर, उपरोक्त सभी। आप फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन एक बार कि 66 केवीए तक का वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए केबल में कितने कोर का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम में बढ़िया सवाल पूछा है, तो आप बताइए। तो 66 केवी के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के केबल में कितने कोर, अरे भाई कितने कोर करोगे, एकल कोर का प्रयोग करोगे और क्या, 2 कोर का थोड़ा नहीं करोगे, 3 कोर करोगे ना, तो सभी नहीं। कौन सा होगा, सिंगल कोर। कौन सा होगा, सिंगल कोर, है ना, सिंगल कोर होता है ना। आप पढ़े भी होंगे अंडरग्राउंड केबल के लिए कोर होता है जो तांबे का या एल्युमिनियम का बना होता है, जिसे बोलते हैं सिम्बास, है ना। तो कोर ही होता है, एल्युमिनियम होता है। तो 66 केवी की वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए कितने कोर, आप खुद पढ़े होंगे, कोर भाई सिंगल है ना होता है,
है ना। तो सिंगल कोर होगा तो क्या होगा, एकल कोर होगा। चलिए 69 की तरफ बढ़ते हैं। LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने चालक का व्यास डॉट डॉट पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है, प्रचालनात्मक वोल्टता पर, है ना, और दूसरा किस पे, शक्ति गुणांक पर, और सी है वाहित धारा पे, और डी है प्रतिरोधक का प्रकार पर। तो 69 का जरा बताइएगा क्या होगा, 69 का आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों जो 69 का ऑप्शन आएगा वह होगा वाहित धारा। क्या होगा, वाहित धारा। क्या होगा, वाहित धारा, यानी करंट पे होगा। तो LT ग्रेड यानी लो टेंशन 660 वोल्ट पावर केबल में प्रयोग किए चालक का व्यास यानी जो मोटाई होती है वह हमेशा किस पे निर्भर करता है, धारा पे यानी करंट पे, यानी कितनी धारा प्रवाहित उस पे उसमें हो रही है। तो इस अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। शक्ति गुणांक पे नहीं होगा, ना ही उसके रोधक पे होगा, वह उस पे धारा पे निर्भर करता है व्यास। ठीक है, चलिए 70 नंबर। बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजन, यानी कि बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति डॉट डॉट द्वारा सर्विस केबलों को जोड़ कर ली जाती है ना। बताइए 70 का क्वेश्चन बताइए क्या होगा, है ना, बताइए। तब तक हम जल पी लेते हैं। बताइए देखो, कह रहा कि बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति द्वारा सर्विस केबल जोड़कर ली जाती है। तो बस बार किससे जोड़कर हम लेते हैं, तो 70 का जो ऑप्शन आएगा वह यही होगा कि बस बार के लक्स द्वारा। किसके द्वारा, जहां पर आपने लक्स लगा हुआ देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर, अगर आपके गांव में होगा या फिर बाजार या मार्केट में आप देखोगे ट्रांसफार्मर के ऊपर जो वहां पर बुर्सिंग निकलती है स्टार या डेल्टा कनेक्शन में, तो जहां से हम लेते हैं आउटपुट लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन का बुर्सिंग, और जिधर से उस पे इनपुट देते हैं उसे हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो उस पे लक्स लगे होते हैं और लक्स को क्या होता है उसमें कंप्लेंट करके बांधा जाता है, तो उसी लक्स पे यानी बस बार के लक्स से लेते हैं। 70 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 71 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाला अत्यधिक वोल्टेज को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अचानक जो उत्पन्न होता है अत्यधिक जो वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं सर्ज। क्या बोलते हैं, सर्ज। क्या बोलते हैं, सर्ज। यानी कि अचानक से जो परिवर्तन होता है, यानी अचानक उत्पन्न होने वाला अत्यधिक जो वोल्टेज जो होता है वह क्या होता है, सर्ज होता है। लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है उसको सुरक्षा के लिए। शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, ओपन सर्किट होगा नहीं, आइसोलेशन होगा नहीं। आइसोलेशन तो वायु वाला होता है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो बचा क्या आपका, सर्ज ही बचा, है ना। 71 का ए हो जाएगा। चलिए 72 की तरफ। एक शॉर्ट सर्किट वाले ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक क्या होगा, है ना। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है कि भाई परावर्तन गुणांक क्या होता है। तो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो परावर्तन गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। तो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। इकाई तो होगा नहीं, क्या होगा, -1 ही होगा। तो फिलहाल 72 का बी क्या हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। 72 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो 72 के हम बी की साइड जाते हैं। चलिए 73 की तरफ बढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज पर चल रहे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में एक फीडर के ट्रिप हो जाने से यदि लोड 1% कम हो जाए लेकिन जनरेशन कांस्टेंट रहे तो ग्रिड पर स्टेबलाइज हो जाएगी। कुछ ऊंची फ्रीक्वेंसी, कुछ ऊंची वोल्टेज, कुछ निम्न फ्रीक्वेंसी, कुछ निम्न वोल्टेज, ग्रिड कास्केडिंग प्रभाव से कोलैप्स कर जाएगा। लंबा सवाल है, बढ़िया सवाल है।
फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को कि 50 हर्ट्ज पर चल रहा है एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में एक फीडर में ट्रिप हो जाने से यदि लोड 1% कम हो जाए, पर देखो लोड कम होगा तो पक्का है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी का मान कम या ज्यादा होगा ही। और जब लोड अगर कम होगा तो पक्का है कि भाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अब आप देखे भी होंगे जब आपके घर की सप्लाई, गाँव की लाइट जब कटती है तो कुछ देर पहले ही आपको अब सा सोचना लग जाता है कि लग रहा है लाइट कटने वाली, क्योंकि हमारे घर का वोल्टेज क्या हो गया, तेज हो गया। यानी कि लोड क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, खोला जा रहा है। तो जब लोड कम करते हैं तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी का मान क्या जाता है, उच्च हो जाता है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी उच्च हो जाती है, यानी हालांकि वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी तो उच्च होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ±5 का तो वेरिएशन तो होता ही होता है, आप जानते हैं, है ना। तो आपको इस सब चीजों को तो आप देखे भी होंगे प्रैक्टिकली तौर पे। तो भाई जब यदि लोड 1% कम हो जाए तो जनरेशन कांस्टेंट रहे तो ग्रिड पर क्या होगा, तो कुछ ऊंची फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वह 73 का ए होगा, 73 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 73 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों 74 की तरफ, और आपके स्क्रीन पर है ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में से दो तार लाइन क्या होती है ना। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो देखो भाई इस लाइन को हम बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में दो तार लाइन क्या होती है। तो साथियों इसको हम बोलते हैं असंतुलित संरचना। क्या बोलते हैं, असंतुलित, अनबैलेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ठीक है, इन्हें इसका अनबैलेंस ही होगा। ठीक है, टिपिकल तो होगा नहीं, जटिल होगा नहीं, अनबैलेंस ही होगा। ठीक है, 74 का सी, 74 का सी हो जाएगा। चलिए 75 की तरफ बढ़ते हैं। इमारत और ओवरहेड लाइन या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस पूछ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस पूछ रहा है, न्यूनतम कितना होना चाहिए। अच्छा सवाल है। 75 का आप आराम से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो साथियों मैं बता दूं आपको कि इमारत हो या ओवरहेड लाइन हो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच जो डिस्टेंस बनता है, क्षैतिज क्लियर जो बनता है, वह बनता है 1.21। कितना बनता है, 1.21 के आसपास बनता है। तो जो न्यूनतम क्लियरेंस होता है कितना होता है, 1.21। तो अब आइए मिलाइए, इमारत और ओवरहेड लाइन के बीच में 1.21 तो लिखा है, 2 लिख दिया है, और सी भी लिखा है। तो थर्ड मान निकल आया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 1.219 हो जाएगा, यानी क्योंकि उसने थर्ड स्टेप चला गया। अगर केवल 1.21 होता तो हम 1.21 की तरफ बढ़ जाते, लेकिन एग्जामिनर ने चालाकी कर दिया, 1 पॉइंट और बढ़ गया, यानी कि उसका अंतिम मान तक भी उसने निकालने का प्रयास किया ना। तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 75 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो 75 का जो आंसर आएगा वही आएगा 1.219 मीटर। चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन पर है जो बच्चे अभी कुछ देर पहले बताया गया था शायद कैसे कैसे टाइम टेबल है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो यूपी कांस्टेबल और डीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच का जो टाइमिंग है वो कैसे टाइमिंग है, देखिए जरा। एसएससी जीडी कांस्टेबल की 8 AM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्लास 2 9 AM पे होगी, क्लास 3 2 PM पे होगी, क्लास 4 3 PM पे होगी, और क्लास 5 मैथ्स की चलेगी। यूपी कांस्टेबल की जो साथी दोस्त हैं वो अपना टाइम टेबल देख ले, मिशन वर्दी से जो जुड़े हुए हैं। इसका जो क्लास का टाइमिंग है 10 AM पे, क्लास 2 जो होगी 11 AM पे होगी, और 4 PM पे, फिर 5 PM पे। ठीक है, मैथ वही सेम सेम टाइम है ना, और इसकी भी टाइमिंग फिक्स नहीं हुई है शायद। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 10 AM 11 AM 4 PM और 5 PM। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो साथी वर्दी पहनना चाहते हैं, स्टार जलाना चाहते हैं, कि भाई स्टार का रुतबा ही अलग होता है ना साथियों, होता है कि नहीं होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, और 76 के नंबर पे आपके स्क्रीन पर, हम तो भाई TG2 वाले साथी हैं, हम लोगों को क्या बनना है, टेक्नीशियन बनना है ना। कोई भी विभाग में नौकरी लग जाए बस, क्या चाहिए, है ना। 76 का नंबर बताइएगा कितना होगा, 76 का आंसर दीजिएगा। सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड की या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल क्लियरेंस
न्यूनतम कितना होना चाहिए? अच्छा सवाल है। फिर देखो जब 9 में दिया है तो 2.439 कर दो, बात खत्म। 76 का आंसर सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब उसने लास्ट स्टेप कर दिया 24 जैसे उसमें 1.219 कर दिया, तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा 2.439। तो देखो भाई इस डाटा को हमको याद करना पड़ेगा ना, इसका कोई और दवा नहीं है ना कोई इसका मर्ज है, सीधे हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर सकते तो समस्या है आपके साथ, है ना। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो 76 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि किसी भी यंत्र में यानी किसी भी यंत्र को पावर लाइन से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखनी चाहिए। यानी कोई भी यंत्र आपके पास है और पावर लाइन से न्यूनतम कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 20 फीट पे होनी चाहिए, 10 फीट पे होनी चाहिए, या फिर आपका कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो साथियों मैं बता दूं कि जो न्यूनतम जो डिस्टेंस होता है, अच्छा क्वेश्चन है, वह होता है आपका 10 फीट। कितना होता है, 10 फीट। तो इस पे हम जाएंगे किधर की तरफ, 77 पे 10 फीट की तरफ। किधर जाएंगे, 10 फीट की तरफ जाएंगे। तो किसी भी यंत्र को पावर लाइन से न्यूनतम जो दूरी रखी जानी चाहिए वह 10 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं हो गया 10 फीट। चलिए 78 किसी 11 किलोवाट वाले केबल के लिए वांछित खाई कितनी होती है। अच्छा सवाल है। कह रहा भाई कि खाई का मतलब समझ रहे, गड्ढा। तो गड्ढे की बात कर रहा है कि आपको केबल की बिछाई जाती है। तो 11 किलोवाट वाले, किलोवाट कहे या केवी कहे कोई दिक्कत नहीं। तो 11 किलोवाट वाले केबल के लिए वांछित खाई जो होती है वह 0.9 मीटर। कितनी होती है, 0.9 मीटर होती है। कितनी होती है, 0.9 मीटर होती है ना। जो हम जो पोल लगाते हैं उस पोल के गड्ढे के लिए हम क्या करते हैं, खाई लगाते हैं ना। तो 11 किलोवाट वाले केबल के लिए वांछित खाई 0.9 मीटर। कितना होती है, 0.9 मीटर होती है। कितनी होती है, 0.9 मीटर होती है। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79। भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए, 20 फीट, 35 फीट, 25 फीट, 30 फीट। तो साथियों अच्छा सवाल है, एग्जामिनर आपसे बढ़िया सवाल पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि जो 19 फीट की जो दूरी होती है, मान के चलिए कि अगर ये पूछा किसके लिए है, उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी, तो न्यूनतम 20 फीट। कितनी होनी चाहिए, 20 फीट की दूरी होनी चाहिए। हर 35 फीट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 25 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उस रूल के नियम के अनुसार कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 फीट होना चाहिए। तो 79 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 80 पे चलते हैं। और 80 पे बताइए जरा क्या होगा। ऊपर वाली लाइन यानी ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं। अच्छा सवाल है कि भाई इस्पात के पोल की बात कर दिया एग्जामिनर आपसे, है ना। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो ऊपर वाली जो लाइन होती है यानी ओवरहेड लाइन होती है उसमें उपयोग होने वाली, है ना, 50 से 80 मीटर। कितनी होती है, 50 से 80 मीटर। कितनी होती है, 50 से 80 मीटर की दूरी होती है। तो ये आप चीज थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ये तो पोल के लिए है और उसके पोल के लिए, किसके पोल के लिए, जो स्टील टावर का पोल होता है। अब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये 132 केबी का है या 220 केबी का है। तो 220 का वक्त 200 से ऊपर चला जाता है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 80 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 का डी हो जाएगा। चलिए 81 की तरफ बढ़ते हैं। गलियों में निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए भूतल से ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो गलियों में जो भूतल से, यानी ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएल TG2 में आ चुका है और इसी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो यह डिस्टेंस होती है यानी कि कम से कम कितना वोल्टेज लाइन का भूतल से ऊंचाई होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे डाटा जो है सीधे आपको याद ही करना पड़ेगा।
इसमें कोई उपाय नहीं है ना, इस दर्द का कोई दवा नहीं है, केवल आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना। तो 19 का फिट हो जाएगा, यानी 81 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। ठीक है। तो गलियों में निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए भूतल से ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 19 फीट का होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा बता दूं, ये निम्न और मध्यम दोनों के लिए, ठीक है। हाँ, तो लिखा तो है, यहाँ पर लिखा है निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए दोनों के लिए, ठीक है, लिखा है। चलिए 82 नंबर पे आइएगा। एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना। क्या कह रहा है अंदर कि एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डाइपोल पर कुल विद्युत बल क्या होगा, है ना। बताइए जरा, 82 का आंसर दीजिएगा। तो बता दूं आपको कि जितना भी आप डाइपोल पे कुल विद्युत बल रखेंगे, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब जब जीरो हो जाएगा तो आप मिला लीजिए, हमेशा शून्य होता है। देखो पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया, है ना, हमेशा शून्य होता है। डाइपोल के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, शून्य नहीं हो सकता। नहीं, देखो गलत कर रहा है, शून्य नहीं, नहीं, ये क्या था, जीरो होता ही है। डाइपोल की शक्ति पर निर्भर करता है, ए बी और डी दोनों। तो फिलहाल अभी क्या हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 82 हो गया, 83 की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन होता है, किसके लिए होता है साथियों, निचली यूनिटी पर विद्युत तनाव कम करने के लिए, निचली यूनिटी को अर्थ कैपेसिटेंस बढ़ाना, पार्शियल लाइन हानियां कम करना, दक्षता कम करना, शक्ति गुणांक को बढ़ाना। 83 का आंसर दीजिएगा जरा, 83 का आंसर दीजिएगा साथियों, क्या होगा। तो साथियों जो 83 का जो आंसर होगा वो यही होगा कि गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन किस लिए होता है। तो गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन जो होता है वह निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव को कम करना, यही सही होगा, है ना। 83 का ए होगा, निचली यूनिटों का अर्थ कैपेसिटेंस बढ़ाना नहीं, पार्शियल लाइन हानियों को कम करना बिल्कुल नहीं, दक्षता कम करना, शक्ति गुणांक बढ़ाना। तो ए वाला 83 का क्या हो जाएगा, 83 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ देता है। तो गार्डनिंग का प्रमुख प्रयोजन जो होता है, ठीक है, तो निचली यूनिट में विद्युत तनाव को कम करता है, और सही है, ए वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए 83 के बाद आते हैं 84 की तरफ, और आपके स्क्रीन पर सवाल है, बताइए जरा, 84 का आंसर दीजिएगा। बताइए, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है ना। बताइए जरा, जरा बताइए क्या होगा। तो उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है धारा ट्रांसफार्मर, संभावित ट्रांसफार्मर, शंट संधारित्र, शंट रिएक्टर, शंट रजिस्टर। तो 84 का आंसर बताइए क्या होगा। 84 का आंसर दीजिएगा कि आप क्या बता सकते हैं 84 का आंसर। तो 84 में जो करेक्ट उप स्टेशन में कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम क्या लगाते हैं, शंट रजिस्टर। क्या लगाते हैं, शंट। तो शंट रजिस्टर तो इसमें दिया है, लेकिन अरे पावर फैक्टर सुधारना है तो क्या हो जाएगा, शंट संधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंट संधारित होता है। क्या होता है, शंट कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि उप स्टेशन में कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर, है ना, इम्प्रूव पावर फैक्टर सब स्टेशन इम्प्रूव विच द वन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। हाँ सही है, क्या हो जाएगा, शंट संधारित हो जाएगा। ठीक है, तो 84 का सी हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, संधारित कोण को मान को क्या करता है, कम कर देता है। लिख देता हूं, संधारित कोण के मान को
क्या कर देता है, कम कर देता है, कम कर देता है। 84 का क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 85 प्रेशर लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, जरा आराम से बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि भाई प्रेशर लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। शंट संधारित्र द्वारा, श्रृंखला संधारित्र द्वारा, शंट रिएक्टर द्वारा, शंट प्रतिरोध द्वारा, ए और बी दोनों। तो प्रेशर लाइन जो स्थिरता होती है, हम कह सकते हैं साथियों कि यह आपका जो बढ़ाता है शंट कैपेसिटर से भी बढ़ा सकते हैं और श्रृंखला संधारित्र से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन में ई की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, ए एंड बी, यानी बोथ, यानी ए और बी दोनों की तरफ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि प्रेरल लाइन जो होती है, जो प्रेरल लाइन जो होती है, यानी कि इंडक्टिव लाइन है ना, जो प्रेशर लिखा है इसमें ना, यह प्रेशर लाइन प्रेरल लाइन है ना, की स्थिरता हम किसे कंट्रोल करते हैं, शंट संधारित्र, शंट संधारित्र, शंट संधारित्र मतलब समझ रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो शंट संधारित्र, किसकी, शंट संधारित्र, और किसकी, शंट संधारित्र, और किसकी बात करते हैं, शंट संधारित्र या श्रृंखला संधारित्र, या श्रृंखला संधारित्र, या क्या, श्रृंखला संधारित्र द्वारा पावर फैक्टर को क्या करते हैं, सुधारते हैं। लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पावर फैक्टर को सुधारा जाता है, पावर फैक्टर को सुधारा जाता है ना। प्रेरल लाइन की स्थिरता को शंट संधारित्र या श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज से, तो श्रृंखला या शंट संधारित्र से इसको क्या करते हैं, सुधारा जाता है। किसे सुधारा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा इंडक्टिव लाइन को भी क्या करते हैं, सुधारा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा इंडक्टिव लाइन को भी क्या करते हैं, सुधारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पर है और बताइए। सवाल है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है कि भाई किसका हम मोटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और हमको लग रहा है कई बच्चों का आंसर सही भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि जबरदस्त तैयारी करके बैठे हैं हमारे बच्चे, शेर हैं एकदम। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं साथियों। तो एक होता है जनरेटर, एक तो देखो भाई सिंक्रोनस मोटर ही ऐसा मोटर है ना, इसको ही हम क्या करते हैं, यानी सिंक्रोनस मोटर का यूज करके ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो किसका, सिंक्रोनस मोटर का, किसका, सिंक्रोनस मोटर का। तो 86 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन, अच्छा ये लगता कहाँ है, अंत में, तो सब कुछ लिख दिया है, तो परिभाषा अच्छा है, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया बनाया है ना, कि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किसका मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर। किसका जाएगा, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। चलिए 87 क्वेश्चन बताइएगा। 87 बताइएगा। यदि आपसे पूछ रहा है कि 60 यानी कि 60 ट्रांसमिशन लाइन लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि या फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले की प्राथमिकता दी जाती है। बढ़िया, यानी एक देखो भाई रिम होता है, क्या होता है तरीका इसका, रिम है ना, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और मोहो, है ना। तो 60 के लिए रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड मोहो, ये तीन
तरीका है, यानी तीन तरीका, तीन एक तरह से कह सकते हैं रिम, है ना, रिएक्टिव, इंडक्टिव और मोहो। तो रिएक्टिव छोटे के लिए, इंडक्टिव उससे मीडियम लाइन के लिए, और सबसे बड़ी वाली लाइन के लिए, और सॉरी, और रिम शायद बड़े के लिए होता है ना, मोहो छोटे के लिए होता है ना। इस समय रिम ही होता है, याद नहीं आ रहा है दिमाग में, और रिम ही होता है, रिम ही होता है भाई, है ना, रिम होता है। मोहो जो होती है, मोहो रिले का प्रयोग हम शॉर्ट के लिए साथ करते हैं, और इंडक्टिव का मीडियम के लिए, और रिम के लिए रिएक्टिव पावर वाला, और रिएक्टिव का तो हाई के। चलिए आप देख लेंगे, आगे बता देंगे आपको, अभी आगे भी आएंगे इसके सवाल। तो अभी फिलहाल इसका बताइए कि कह रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधित त्रुटि या फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले की प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिघात प्रकार की, प्रेरण प्रकार की, देखिए नाम भी हो जा रहा है जो मैं अभी बता रहा था कुछ देर पहले ना, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन की बात कर रहा है जनरल। अभी देखिए कुछ क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन की बात करता है, अब देखो आ गया रिम, मैं बता रहा था ना कुछ देर पहले कि रिम, है ना, रिम मैंने सही पकड़ा था, इस शॉर्ट के लिए रिम। तो प्रतिघात प्रकार का, किस कितने प्रकार का, प्रतिघात प्रकार का, तो ऑप्शन 87 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 87 में ए, 87 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा, यानी प्रतिघात प्रकार की, कितने प्रकार की, प्रतिघात प्रकार की, ठीक है। और अब वो जो होगा इंडक्टिव होगा, है ना, इंडक्टिव किसके लिए हो जाएगा, जब अगर ये पूछता मध्यम लाइन के लिए, है ना, मध्यम लाइन के लिए जब पूछता तब हम बताते क्या, ठीक है। तो प्रतिघात प्रकार का, तो रिम यानी हमको ये मोहो होता है, ये मोहो रिले बोलते हैं इसको, ये इंडक्टिव होता है, हाँ इंडक्टिव, देखिए लिखा भी है इंडक्शन टाइप, इंडक्टेंस वाला लिखा, इंडक्टिव टाइप होता है इसको, ठीक है, इसको प्रेरण प्रकार का बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी तो फिलहाल इसको ही बताइएगा। तो 87 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं, और एक वीडियो और इसकी होगी, और उसके बाद ये पूरा अरे ब्रो, बारह और 18 यानी 25 से 30 क्वेश्चन और हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, उसके बाद फिर सीधे लाइव क्लास में मिलते हैं। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, और जो भी कुछ अगर आपको नया मिल रहा है आप उसको नोट भी करते रहिए, और आपको क्लास अगर पसंद आए तो शेयर भी करते रहिए, और आपके जितने भी दोस्त मित्र भाई हैं एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। हेलो सर, सर क्या हो गया, देखो क्या भाई, एक्टिव कोई समस्या नहीं है तुम्हारे पास में, देखो